नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था जैसा कि आपको मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करवा रहा हूं। यहाँ पे एनसीईआरटी जो 11th और 12th का ज्योग्राफी होता है उसको मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी मेरा पहला जो चैप्टर चल रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने कल का वीडियो 40 मिनट का बना दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा ही मेरा वीडियो है लैटिट्यूड पर। लॉन्गिट्यूड में मैंने बहुत सारी चीज़ें कल डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग अक्षांश रेखाओं पर चलेंगे। एक आपको पता होना चाहिए आईएसटी है जिसको आप लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय से बोला जाता है। जो भारतीय मानक समय है या भारतीय प्रमाणिक समय भी आप जिसे बोल सकते हैं या प्रमाणिक समय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है इसका जो भारत है, जैसे देखिए हमारा प्यारा देश भारत है। मैं थोड़ा सा मैप में को ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका विस्तार है यहाँ पे कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। जो देशांतरी विस्तार है, देखिए जो देशांतरी विस्तार है इंडिया का, जो लाई करता है इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब इसी के बीच में हमारा प्यारा देश स्थित है। अब यहाँ से देखा जाए, इसमें जो मैंने बताया इसके बीचों बीच जो भारतीय मानक समय है वो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्या होता है 82.5 डिग्री यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमाणिक समय माना गया है। ये जो है भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कितनी स्टेट से? 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा, आ जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश पहले उड़ीसा आएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से होकर हमारा जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है गुजरती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया गया है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट है। इसका औसत जब लेंगे तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू आती है। देखिए जब किसी चीज का औसत लिया जाता है तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमको प्राप्त होता है। देखिए 2 है यहाँ पे, एक 68 है और यहाँ पे प्लस जो है 97 है। जब इसका औसत निकाल रहे होंगे आप तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा आपको, इसको जब ऐड करेंगे कितना आ गया, 714 15 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 7 15 16 हो जाएगा। 165 डिवाइडेड बाई 2 जब इसको आप क्रॉस डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 82.5 डिग्री आपका निकल के आ जाता है। और यही 82.5 डिग्री को भारत का प्रमाणिक समय माना गया है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। अगर मैं प्रॉपर पूछता हूँ कि किस जगह से होकर गुजरता है तो यहाँ पे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद का नाम बदल चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पता होगा आपको, प्रयागराज हो चुका है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। कहीं कहीं पर मिर्जापुर भी मिलता है, तो मिर्जापुर भी अगर आप ऑप्शन में मिर्जापुर, वही मूवी आप लोग देखे होंगे मिर्जापुर वाली, ठीक है। यहाँ पर मिर्जापुर भी जैसे ऑप्शन में मिलता है तो आप मिर्जापुर, अगर यहाँ पे नैनी दिया गया तो आप नैनी टिक करेंगे, अगर नैनी नहीं दिया गया तो मिर्जापुर जरूर देगा। वैसे ज़्यादा तक प्रमाणिक यही है, नैनी ही मारा जाता है, नैनी ही एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे लैटिट्यूड। अब हम लॉन्गिट्यूड खत्म कर चुके हैं, हम लैटिट्यूड आता है। देखिए लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड को सबसे पहले इसको हिंदी में हम अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ऊपर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है।
नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अभी इसके पहले मैंने बताया था जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। जब यहीं पर आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, जब यही काल्पनिक रेखाएं, देखिए जो देशांतर रेखा है या अक्षांश रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी लाइन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जब यही काल्पनिक रेखाएं, देखिए इधर आपका होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। जब यही काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट खींची जाती हैं काल्पनिक रूप से, तब इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, या नॉर्मली आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूरब की दिशा में खींची जाती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होता है, क्या कैसी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, रियल लाइन कोई नहीं है, काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है, देखिए यहाँ पे बीचों बीच एक मैंने लाइन खींचा, जो बीचों बीच होकर गुजरती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखिए भूमध्य यानी भू मतलब होता है पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच। तो भूमध्य रेखा जो होता है, ये पृथ्वी को देखेंगे दो भागों में बांट रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इंग्लिश भी आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा, ये जो क्लासेस हैं इंग्लिश में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब विषुवत रेखा के ऊपर जब जाएंगे इस प्रकार से 111, देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। ये आपको याद करना है, ये फैक्ट है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको ये फैक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती थी 111.32 किलोमीटर होता था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इस सभी का जितने भी अक्षांश रेखाएं होते हैं, सभी के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बना रहा हूं, दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, इन सब के जो बीच की दूरी होती है, जो यहाँ पे बीच में जो दूरी होती है, इसका डिस्टेंस जो होता है 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेटर लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। अब इसके ऊपर हमको मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल, नॉर्थ, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री आपका ये पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे भी आएंगे, यहाँ पे 0 है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब नीचे आ रहे हैं। जब विषुवत रेखा से नीचे आते हैं तो इधर हमारा साउथ होने लगता है, नीचे की तरफ दक्षिण होगा और विषुवत रेखा की तरफ जो है नॉर्थ होगा। यहाँ पे 66.5 डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब देखिए इसका नामकरण किया गया है, जैसे इसको बीच वाली लाइन को भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर लाइन बोलते हैं, उसी प्रकार से विषुवत रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, इसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। क्या नाम रखा गया है, कर्क रेखा। इसका नाम कर्क रेखा रखा गया है। उसके बाद जो इसके ऊपर जो 66 वाला आता है, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। क्या नाम है, आर्कटिक वृत्त इसका नाम रखा गया। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उत्तर वाली जो 23.5 डिग्री की नॉर्थ लाइन होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर दूसरा है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं हम लोग, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसी प्रकार से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे जो 23.5 डिग्री वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और दूसरा जो होता है यहाँ पे 66.5 डिग्री वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे साउथ पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है,
इसमें मैंने कई चीज़ें बता दिया। जो बीच वाली लाइन होती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 जाएंगे तो इसको कर्क रेखा बोला जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो इसको आर्कटिक वृत्त बोला जाएगा, और ऊपर जो होता है 90 डिग्री साउथ पोल होता है। और इसी प्रकार से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलेंगे, और यहाँ पे 66.5 वाले को जो है अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब देखेंगे जो 0 से 23 के मध्य में जो एरिया होता है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे जो आपको 23.5 से लेकर ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवतीय जोन बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 23.5 से लेकर 23.5 तक होगा, ठीक है। इसको हम लोग विषुवतीय जोन बोलते हैं, यानी विषुवत रेखी वाले जोन होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बस यहाँ पे आपको याद क्या करना है, 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ में जाएंगे तो कर्क रेखा बोलते हैं, इसके ऊपर को आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, और सबसे ऊपर इसका जो नाम रखा गया है 90 डिग्री नॉर्थ पोल रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया कि इनके दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होता है। 2 लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, 111 किलोमीटर होती है। इतना आपको प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और मैं देखूंगा यहाँ पे जो है, देखेंगे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया रहा होगा, जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड में जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, देखिए फिगर ऐसे बनाया था, लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं थी अर्धवृत्त का निर्माण कर रही होती हैं। देखिए यहाँ से अर्धवृत्त का निर्माण कर रही होती हैं। देखिए मैंने बताया था, कल बॉल से भी बताया था आपको, अगर याद हो, मैंने बताया था जैसे बॉल है, एक नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, यहां से लेकर यहां तक जब आप लाइन खींचेंगे इसको अर्धवृत्ताकार मानेंगे। लेकिन हमारे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 360 डिग्री होती हैं, यानी 360, यानी होल वृत्त का निर्माण करती हैं, यानी पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, पॉइंट मैं करके लिख दे रहा हूं। जो लैटिट्यूड होता है ये होल सर्कल का निर्माण करता है। लैटिट्यूड किसका निर्माण करता है, होल सर्कल, यानी पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है, होल सर्कल का निर्माण करता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, क्यों, क्योंकि 360 एंगल ये क्या करता है, घूम जाता है, ठीक है, 360। और जबकि मैंने, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड नंबर्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 को एक काउंट कर लेंगे, 0 हो गया, प्लस 0 को हम यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे साउथ में जाएंगे 90 है, फिर नॉर्थ में जाएंगे 90, साउथ में भी जाएंगे 90। जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 181 आता है। क्या दोस्तों सही है, क्या जो देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं उनकी टोटल संख्या 81 होती है? नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये गलत है आपका। देखिए होता क्या है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यहाँ पर जो रेखाएं खींची गई हैं जो है बिंदु के आकार में है। अब जानते हैं जो बिंदु होता है वो लाइन नहीं हो सकता है, बिंदु पॉइंट को हम लोग बिंदु बोलते हैं, जबकि लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, बिंदु के रूप में होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 2 हम लेस कर देंगे, जब यहाँ से हम 2 लेस कर देंगे तो 179 जो रेखा के रूप में हमको प्राप्त होती है, तो 179 रेखाएं पाई जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 179 होता है। वही मैंने बताया था जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 360 होता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या टोटल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको बृहद वृत्त बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसी को बोलते हैं। अब मैंने बताया कि जो नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कर्क रेखा ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बृहद वृत्त बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क
रेखा बोलते हैं, नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस लैटिट्यूड के माध्यम से इसको जो है इसको 5 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डिवीज़न हैं, सम इम्पॉर्टेंट डिवीज़न। तो उसमें क्या क्या आएंगे, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और साउथ तक का जो एरिया होता है, जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ट्रॉपिकल रीजन। इसको हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी में जो स्टूडेंट हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री से जो 66 डिग्री तक होता है, मैं इस प्रकार से इसको बना दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर 23.5 से लेकर 66.5 का जो नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्यों शीतोष्ण बोलते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, ऊपर जो आपका है, ऊपर जो है यहाँ पर इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। फ्रिजिड जोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ठंडक होती है, शीत होता है हमेशा यहाँ पर, तो इसको हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं। फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एरिया है 66.5 से लेकर और यहाँ पर 23.5 तक के बीच का, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया का क्या नाम रखा गया, इसको भी हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं। नॉर्थ वाले को अगर शीत कटिबंध बोले हैं, तो नीचे वाले यानी जो 66.5 से 90 तक का है, इसको भी हम लोग फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। फ्रिज आप समझते हैं ना, फ्रिज वही है फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड एरिया होता है। अब इसमें इसको क्या बोलेंगे, इसको जो बोलते हैं शीतोष्ण। देखिए यहाँ पे शीत आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ उष्ण वाले जो है क्लाइमेट पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिक वाले कुछ क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो दोनों को मिला के बोल दिया जाता है। इधर से देखेंगे शीत और इधर से देखेंगे उष्ण, यानी इसको बोल दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध, यानी सब ट्रॉपिकल जोन इसको कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात को आप क्लियर समझ गए होंगे। इसको जो है आप विभाजित कर सकते हैं इस जोन में। मैंने बताया था कि जो लैटिट्यूड होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी देश का स्थान का पता लगाते हैं, और साथ ही साथ किस जोन में हमारा कंट्री आता है, हमारा देश किस जोन में आता है, जहाँ कटिबंध का भी हम पता लगा सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए जो भारत हमारा है, जो भारत देश हमारा है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, तो हमारा जो भारत देश है, इसका जो विस्तार है मुख्य भूमि से लेकर, नहीं मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बता रहा हूँ, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांश देखिए, अक्षांश से हम लोग किसी भी देश की स्थिति पता कर सकते हैं, साथ ही साथ देशांतर रेखाओं से भी हम लोग स्थिति पता कर सकते हैं। मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, इसके बीच में हमारा क्या है, भारतीय विस्तार है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर से हम लोग क्या करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं, और देशांतर से एक चीज़ और निकालते थे, वहाँ पर समय का निर्धारण या डेट का निर्धारण भी करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से संबंधित आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर लग रहा है ये जो क्लासेस हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाने वाला हूँ, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ये हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया तापमान के आधार पर पृथ्वी को हम 5 भागों में बांट सकते थे। जैसा कि मैंने बताया, तापमान के आधार पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच को विषुवतरेखीय क्षेत्र बोलेंगे। 23.5 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ को समशीतोष्ण क्षेत्र बोलेंगे, यानी सब ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। और 66.5 से लेकर 90 तक नॉर्थ और साउथ को फ्रिजिड जोन, यानी आप लोग उसको शीत कटिबंध के नाम से जान सकते हैं। यानी टोटल 5 तापमान के आधार पर टोटल 5 कटिबंधों में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने बांट के दिखा दिया। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं में अगर कभी कंपैरिजन होता है तो उसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले वहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिखता हूँ, लॉन्गिट्यूड, और दूसरा होता है लैटिट्यूड।
ट्यूड। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो आपको नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, 360 होता है। 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर 179 बिंदु को छोड़कर 179, देखिए अगर बिंदु को लेकर करेंगे तो 181 हो जाएगा। इफ गिव अप यू पॉइंट्स देन फाइंड 179, ठीक है। तो संख्या जो 179 होगा। अगर मैं इसकी आकार की बात करूं, जो लॉन्गिट्यूड होता है ये सेमी सर्कल का निर्माण करता है, सेमी सर्कल का निर्माण करता है। और जो लैटिट्यूड होता है ये होल सर्कल का निर्माण करता है। कैसा करता है? होल सर्कल का निर्माण करता है। अच्छा, मध्य की दूरी की अगर मैं बात करूं, जो लॉन्गिट्यूड होता है इसमें 111.32 किलोमीटर जो है मैक्स होता है। मैक्स जो होता है कहाँ पे होता है? मैक्सिमम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। और मिनिमम की अगर मैं बात करूं, 0 हो जाता है। मिनिमम जो होता है 0 हो जाता है ध्रुवों पर। पोल पर क्या होता है? यहाँ पे पोल पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जबकि लैटिट्यूड में क्या होता है? लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर जो होता है दूरी सब में जगह समान होती है। अच्छा, लंबाई की बात की जाए, और यहाँ पे मैं लंबाई की अगर मैं बात करूँ, जो देशांतर रेखाएं होते हैं इनकी लंबाई जो है, लेंथ जो होती है इक्वल होती है। इनकी जो लंबाई होती है कैसी होती है? समान होती है। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं 360, उनकी सभी की लंबाई क्या होती है? समान होती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड की, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा वाला है बृहद वृत्त, यानी सबसे बड़ा बृहद वृत्त होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। बृहद वृत्त सबसे बड़ा होता है और जाके लास्ट में जो है पॉइंट के रूप में हो जाता है। क्या होता है? पॉइंट के रूप में दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ध्रुवों, यहाँ पे विषुवत से ध्रुवों की तरफ लंबाई घटती है। ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें। अब देखिए, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया, रेखा को मैंने बनाया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक देखेंगे छोटे छोटे ग्रिड्स के रूप में यहाँ पे बन जाते हैं। इसको बोला क्या जाता है? जो छोटे छोटे जो चार खाने में बने हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। इस वर्ड को भी याद कर लेना। जब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काटती हैं, काटने के बाद जो चार खाना रूपी जो आपका दिख रहा है आयताकार, जो छोटे छोटे बन रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। और एक चीज़ मैं बता दूं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जहाँ पर भी अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा काटता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर जो है समकोण एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, समकोण एंगल बनता है। इसी को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल का निर्माण होता है जब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर कैसा बनता है? राइट एंगल का सिचुएशन बन जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जो होता है दो देशांतर के बीच की जो एरिया होता है, उस एरिया का नाम क्या होता है? दो देशांतरों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोरे नाम से जानते हैं। और दो अक्षांशों के मध्य में, देखिए अक्षांश है, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इस एरिया को, लैटिट्यूड वाले एरिया को याद रखिएगा। लैटिट्यूड वाले एरिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग जोन में बांटते हैं। इसको हम लोग जोन यानी कटिबंध नाम देते हैं। तो ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमारा जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड खत्म हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आगे कल की क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा प्रयास यही रहेगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका वगैरह भी आपको पता चल सके, कैसे नोट्स बनाया जाए। इन सारी चीज़ों पर मैं बहस करूँगा, डिस्कस करता रहूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी गलतियाँ हैं उसको बताइए, मैं सुधार करूँगा। क्योंकि मैं नया अभी यूट्यूबर हूँ, तो नया टीचर हूँ, अभी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बिना जो है मेहनत का, जब धीरे धीरे करते हैं तभी निखार आता है। तो कुछ ना कुछ कमी तो सबके अंदर रहती है, आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग जो भी हैं
जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी जियोग्राफी अगर उनका सब्जेक्ट है कक्षा 11-12 में या सिविल सर्विसेज की एकदम बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से दोनों लैंग्वेजेस में मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद। अगला वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा।